नमस्कार डियर स्टूडेंट, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं अनीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग व्यापम और छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन हैं उसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं। 23 जून से उड़ान आईएएस एकेडमी में राज्य सेवा परीक्षा 2022 प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और इन कक्षाओं को आप सुबह 7:30 बजे से 10:30 तक वाली बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमारे ऑफिस में संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा 26 जून 2022 से 29 जनवरी 2023 तक टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला है प्रारंभ की जा रही है। आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी अथवा व्यापम की तैयारी करने के लिए उड़ान आईएएस एकेडमी के इस राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज का सहारा ले सकते हैं और यह विगत 12 वर्षों से निरंतर यह टेस्ट श्रृंखला संचालित की जा रही है। इससे आप अपनी तैयारी को बेहतर रूप से कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। साइंस का ये पहला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। प्रश्न को पढ़ते समय हमको ध्यान देना है। देखिएगा यहाँ पे सही है अथवा नहीं है, यही ये शब्द में पढ़ते समय गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया कि इनमें चारों ऑप्शन में से सही क्या नहीं है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है और इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को इसको दूरदृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। इसको हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। और दूरदृष्टि से जो ग्रसित व्यक्ति है उसको ध्यान रखना है, यहां पे गलती होती है। दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं जो हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। जैसे नाम से लगता है पढ़ने से वैसा बिल्कुल नहीं है। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जब दूरदृष्टि दोष होता है तब इस समय उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। तो उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन को देख लेते हैं, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है हमको। तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है और इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा बाकी के ऑप्शन सही हैं और इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस वाला जो ऑप्शन है मैंने आपको बताया, यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं और लास्ट वाला ऑप्शन गलत है। मैं इसको और आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा क्या होगा, दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, 2 कंडीशन होगा। एक जो क्या है, ये रेटिना हो गया, ये हमारा कॉर्निया है। तो जो इमेज है वो रेटिना पर ना बन के क्या बनेगा, रेटिना के पीछे इमेज बनता है। तो रेटिना के पीछे यहीं कहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। या फिर इस कंडीशन में क्या होता है, ये नेत्र गोलक है, ये रेटिना है और प्रतिबिंब क्या है यहां पे बन रहा है प्रॉपर। लेकिन क्या होता है, कुछ कारणवश नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है। तो नेत्र गोलक का आकार छोटा होने के कारण आप देखेंगे कि रेटिना पीछे की ओर चला गया और क्या होगा, प्रतिबिंब पीछे ही बनता है। तो इसमें 2 कंडीशन होता है। 2 कंडीशन क्या है, एक कंडीशन में क्या हो रहा है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है और दूसरे कंडीशन में आई बॉल या नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष और इसके निदान के लिए कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन ये वाले टॉपिक से ह्यूमन आई या मानव नेत्र से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा वर्णांधता क्या बीमारी होती है, वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है और कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति में ये देखिएगा इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, व्यक्ति जो रहेगा रेड कलर, रेड मतलब लाल कलर हो गया और क्या हो गया, ग्रीन कलर, ग्रीन मतलब हरा हो गया। तो व्यक्ति रेड और ग्रीन कलर में विभेद नहीं कर सकता, डिफरेंशिएट नहीं कर सकता और ये कलर ब्लाइंडनेस या
वर्णांधता की जो बीमारी होती है वो आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी मतलब किसी जीन के खराबी के कारण होती है, आनुवांशिक या जेनेटिक बीमारी है। तो ये अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, देखिएगा ये सभी ऑप्शन ऊपर गलत हैं, लास्ट वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता को किसी भी लेंस को लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइकेन, देखिएगा लाइकेन से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन एग्जाम में हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम के। लाइकेन होता क्या है देखते हैं। देखिएगा परजीवी, रसायन पोषी, अपघटक और सहजीवी। परजीवी को पैरासाइट, रसायन पोषी को कीमोसिंथेटिक, अपघटक को डिकम्पोजर, सहजीवी को हम लोग सिम्बायोटिक कहते हैं। ठीक है, या देखिएगा इसका आंसर आएगा सहजीवी। इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा आप। जो लाइकेन होता है, लाइकेन शैवाल, शैवाल को हम लोग एल्गी बोलते हैं, और प्लस कवक, कवक जिसको हम लोग फफूंद के नाम से भी जानते हैं, फंगी। तो जो लाइकेन होता है कवक और फंगी का एक सहजीविता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। होता क्या है, शैवाल क्या है, एक प्रकार का पौधा है, क्योंकि शैवाल क्या है, हरा रहता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। लेकिन शैवाल में क्या है, जड़, तना या पत्तियां ऐसी संरचनाएं नहीं रहती, जिसके कारण जड़ न होने के कारण वो किसी भी सतह से अटैच या स्थिर नहीं हो पाता। तो जो कवक है, कवक में क्या है, जड़ जैसी संरचनाएं रहती हैं, जिसको फंगल हाइफी बोलते हैं। वो फंगल हाइफी को, जड़ जैसी संरचना को किसी सतह पे अटैच करता है और जिसके ऊपर क्या रहेगा, शैवाल फिक्स हो जाता है, स्थिर हो जाता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है, बाहर निकालता है, और ग्लूकोज भोजन के रूप में वो तैयार करता है। इस ग्लूकोज का उपयोग लाइकेन में उपस्थित जो कवक है वह करता है। ठीक है, इस ग्लूकोज का उपयोग क्या है, यह क्या करेगा, कवक करेगा। तो कवक के लिए क्या है, भोजन प्राप्त हो रहा है, और शैवाल के लिए क्या है, उसको स्थिर करने के लिए सतह प्रदान करता है। तो इस प्रकार ये दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में, या क्या है, दोनों के बीच में एक सहजीविता का संबंध पाया जाता है। एक चीज और आप और नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का प्रश्न बनता है। लाइकेन को पर्यावरणीय संसूचक भी कहा जाता है। लाइकेन को पर्यावरणीय संसूचक भी कहा जाता है, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर बोलते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाइकेन क्या है, जैसे कि किसी क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, यह सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड और अंत में जल के साथ क्रिया करके H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। और जब यह सल्फ्यूरिक एसिड शैवाल के ऊपर गिरता है अम्ल वर्षा के रूप में, तो इसकी जो कॉलोनी है वो नष्ट होना चालू हो जाती है। तो इससे क्या है, पता लगता है कि उस क्षेत्र में पर्यावरण में प्रदूषण प्रारंभ हो चुका है। तो लाइकेन सहजीविता का उदाहरण प्रस्तुत करने के साथ हमारे वातावरण के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह पर्यावरणीय संसूचक कहलाता है और वायु प्रदूषण की सूचना देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? प्रश्न ये पूछा गया है कि पौधा जो अपना भोजन स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में रखता है, तो वह जड़ में रखता है और तना में भी रखता है। तो इसमें से कौन सा तना नहीं है, देखते हैं इसको। देखिएगा गन्ना तना होता है। इसमें देखिएगा इस प्रश्न में एक चीज और ध्यान रखना है, नहीं है पूछा गया है। ठीक है, इसी में गलती होती है। तो गन्ना क्या होता है, गन्ना एक प्रकार का तना है, अदरक भी एक प्रकार का तना होता है, आलू भी एक प्रकार का तना है, शकरकंद जड़ होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के क्या है, ऑप्शन गलत है, क्योंकि तना नहीं है पूछा गया है। ये सभी के सभी क्या है, तना है। तो शकरकंद जो होता है वो रूट होता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ है अथवा तना है। ये सभी गन्ना, अदरक और आलू तने के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन स्तनीकरण में से कौन सा शैवाल भाग लेता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एल्गी जो है वो पार्टिसिपेट करता है या हेल्प करता है? देखिएगा, ये इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट में, पौधों में एक फैमिली है जिसको हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनेसी। प्लांट में एक फैमिली है जिसको हम लोग लेग्यूमिनेसी बोलते हैं।
क्लियर। लेग्यूमिनेसी को हिंदी में आप याद रखें तो फली वाले पौधे, फली वाले पौधे जैसे कि क्या हो गया, मूंगफली, चना, मटर इत्यादि, और दालें भी इसमें सम्मिलित हैं। तो ये जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले ये जो पौधे हैं, इनकी जो जड़ें हैं विशेष प्रकार की रहती हैं और इनकी जड़ों में नोड्यूल या गांठें पाई जाती हैं और इन नोड्यूल में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जो उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रोजन है उसका उपभोग पौधा सीधे नहीं कर सकता। तो ये जो बैक्टीरिया हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, वो बैक्टीरिया, वो जीवाणु क्या करेंगे, नाइट्रोजन को पृथक रूप से पौधों के अंदर पहुंचाते हैं और नाइट्रोजन का फिर पौधा उपयोग कर पाता है। तो इस ऑप्शन में से एनाबीना और जो नॉस्टॉक हैं, ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये पाया जाता है लेग्यूमिनेसी फैमिली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को प्रकाश संश्लेषण का केमिकल रिएक्शन देखना पड़ेगा। देखते हैं, तो ये आपको पता ही होगा, इजी सा केमिकल रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इसका उपयोग करता है पौधा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या रहता है, सनलाइट है। बिना पौधे क्या है, बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। यह क्या है, पौधों के क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसकी उपस्थिति में होता है। अंत में जो प्रोडक्ट बनेगा वो C6H12O6 रहता है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। इस रासायनिक अभिक्रिया में दो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। यदि हम इसको क्या है इन डेप्थ जाकर देखें तो पहला इसमें होता है प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन, और दूसरा अभिक्रिया होता है इसमें डार्क रिएक्शन। तो पौधा लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाश अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी और NADPH2 का निर्माण करता है, और इसी दौरान क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो क्या होता है, जल का प्रकाशीय विखंडन होता है जिससे ऑक्सीजन गैस निर्मित होती है। क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधा ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, और जल के विखंडन से या प्रकाशीय विखंडन से, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया लाइट में होती है, तो जल के प्रकाशीय विखंडन या फोटोलिसिस से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न यूजुअली पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? प्लांट हार्मोन पूछा गया है। ये 4 हार्मोन के नाम दिए गए हैं, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। क्लियर। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, इंसुलिन आपको पता ही होगा, ये हमारे शरीर में एक ग्रंथि रहती है, पैंक्रियास या अग्नाशय, वहां से स्रावित होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज इंसिपिडस की बीमारी होती है। अगला हार्मोन है थायरॉक्सिन। ये भी आपने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन हो गया है इसका जो प्रॉब्लम आजकल। थायरॉक्सिन जो है हमारे गले में लैरिंक्स या स्वर यंत्र के पास एक ग्लैंड रहता है थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है, सिक्रीजन होता है। एस्ट्रोजन एक क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। महिलाओं में एक सेक्स ऑर्गन रहता है ओवरी, और ओवरी में कोशिकाओं का समूह रहता है जिसे बोला जाता है गैफ्रियन फॉलिकल। तो गैफ्रियन फॉलिकल की जो कोशिकाएं हैं वो एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन का स्रावण करती हैं, जो महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अंत में बच गया साइटोकाइनिन। ऊपर के जो तीनों हार्मोन हैं वो मनुष्यों के शरीर में स्रावित होते हैं। लास्ट वाला जो हार्मोन है साइटोकाइनिन वो पौधों में स्रावित होता है, और पौधों में आप याद भी हो जाएगा आपको, सी साइटोकाइनिन और सी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का तात्पर्य होता है कोशिका विभाजन, जो पौधों में वृद्धि में सहायता करता है। तो साइटोकाइनिन क्या होता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला एक हार्मोन है। तो इसमें से आंसर आ जाएगा फिर साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न चलते हैं। फर्मेंटेशन की क्रिया कहां पर होती है? जीवाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, कुछ कवक कुछ जीवाणुओं द्वारा, समस्त सूक्ष्म जीवों के द्वारा।
तो ध्यान रखिएगा कुछ विशेष प्रकार के कवक और जीवाणु जो वह क्या करेंगे, अनॉक्सी श्वसन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी में होता है। और इसके द्वारा यह क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो रहता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल है, फल, मीठे पदार्थों में रहता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को जो फंगी या बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट कर देता है इथाइल अल्कोहल में, और यह क्रिया फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा कुछ बैक्टीरिया और कुछ जो कवक जो रहते हैं वो क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। यह प्रक्रिया को फर्मेंटेशन या किण्वन के नाम से जाना जाता है। और इस दौरान यदि क्या है, फंगी फर्मेंटेशन में पार्टिसिपेट करता है, फंगी मतलब क्या, कवक, तो वह क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज एंजाइम, नोट कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा भी चुका है। तो जाइमेज एंजाइम को रिलीज करता है और बिना जाइमेज एंजाइम के क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता। एग्जाम में एंजाइम के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कृपया आप इसको नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? देखिएगा इंसुलिन हमारे शरीर में पैंक्रियास नामक एक क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। पैंक्रियास में 3 प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, और ध्यान रखिएगा बहुत सारे बच्चे गामा याद कर लेते, गामा नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको कॉन्शियस होके, ये है डेल्टा सेल। तो पैंक्रियास में 3 प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। इसमें से जो बीटा सेल है वो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करता है, और ये जो इंसुलिन है हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल को या शुगर का लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है, मधुमेह या डायबिटीज इंसिपिडस नामक बीमारी होती है, और ये बीमारी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। इसी कारण इसका प्रश्न आप देखोगे कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो पैंक्रियास ग्रंथि को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इससे प्री में, मेंस में, व्यापम में क्वेश्चन बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। देखिएगा ग्लूकोज हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा का स्रोत है और यह ऊर्जा देने का काम करता है। ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जो शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्लैंड या ग्रंथि है, लीवर। लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लीवर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर या यकृत संग्रहित करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हमारे शरीर में ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा का स्रोत होता है। विटामिन का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ध्यान रखिएगा विटामिन के जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिलाएंगे पूछा ही जाता है। एक इस चारों में से एक विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वह है साइनोकोबालामीन। क्लियर? तो इसके वर्ड में क्या आ रहा है, साइनोकोबालामीन। कोबालामीन मतलब इसमें क्या है, कोबाल्ट नामक क्या है, कोबाल्ट या CO नामक तत्व उपस्थित रहता है। ध्यान रखिएगा विटामिन B1 को हम लोग थायमीन, B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन, B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। तो ये जो क्या है लास्ट वाला विटामिन B12 है वह साइनोकोबालामीन है, जिसमें कोबाल्ट नामक एलिमेंट या तत्व उपस्थित रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। रुधिर मतलब ब्लड या रक्त, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। कोई चीज ज्यादा होती है बॉडी में तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं। यदि कोई क्या है चीज ज्यादा हो रही है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे हाइपर, और यदि कोई चीज कम हो रही है तो ये वर्ड यूज होता है हाइपो। ये टर्म आप जब हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। तो हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया ही क्या होता है, डायबिटीज होता है। रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है, तो ध्यान रखिएगा ये आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में। रासायनिक रूप से क्या होता है, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। बाकी के ऑप्शन स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट और वसा वो गलत है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये।
श्वसन का केंद्र कहां स्थित होता है, अगला प्रश्न है। श्वसन जो होता है, देखिएगा हमारे शरीर में श्वसन की एक दर रहती है जिसको रेट ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन का जो सेंटर रहता है वह मेडुला, या मेडुला का पूरा नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। जब कभी भी श्वसन की दर बहुत ज्यादा अधिक या बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो उसको नियमित या रेगुलेट करने का काम करता है मेडुला। हमारे शरीर में मस्तिष्क जो रहता है ये अग्रभाग है, ये मध्य भाग है, तो पश्च भाग में मेडुला या मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है, जो क्या है, रेगुलेशन करेगा रेस्पिरेशन का। रेगुलेशन का मतलब होता है नियमन करना। तो ध्यान रखिएगा ये कहां पर है, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि क्या है, हमारा सेंटर होता है रेगुलेशन का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरक्षी पदार्थ तथा एंटीबॉडी क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लगातार 2-3 सालों से इस शब्द को सुन रहे होंगे, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ध्यान रखिएगा हमारे शरीर में बनने वाला विशेष प्रकार का प्रोटीन है ना, ये ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर में बनने वाला विशेष प्रकार का प्रोटीन है। और यह जो प्रोटीन है 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। एक होता है बी सेल, बी सेल को बोलते हैं बोन मैरो या अस्थि मज्जा, और एक रहता है टी सेल। टी सेल ये शब्द आया है थाइमस ग्लैंड से, जो हमारे हृदय के पीछे स्थित रहता है। तो बी सेल मतलब बोन मैरो अस्थि मज्जा की कोशिकाएं, टी सेल मतलब क्या है, थाइमस ग्लैंड से बनने वाला ये एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी कहलाएगा। एंटीबॉडी नेचर में प्रोटीन रहते हैं जो कि क्या करेंगे, बैक्टीरिया वायरस के प्रकोप से हमको बचाते हैं और हानिकारक पदार्थों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस जितना भी ऑप्शन दिया है उसमें से क्या हो जाएगा, जो पहला वाला ऑप्शन क्या है, ये सही है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमारे शरीर में ये ग्रंथियों के नाम, ये अधिवृक्क है, अधिवृक्क ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं एड्रीनल या सुप्रारीनल, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि, थायराइड। ठीक है, एड्रीनल इसका ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन ए एड्रीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड। देखिएगा किडनी जो रहती है हमारी 2 रहती हैं, उस किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रीनल ग्लैंड से क्या होता है, कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। इन हार्मोन का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको 3F हार्मोन, 3F हार्मोन का मतलब होता है फियर, फाइट एंड फ्लाई, या इसको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन। क्लियर, इनको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, संकटकालीन हार्मोन, या इनका एक और नाम है फाइट एंड फ्लाई हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है फाइट एंड फ्लाई या इमरजेंसी या 3F हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड के मिडिल पार्ट जो है, एड्रीनल ग्लैंड का मिडिल पार्ट या मध्य भाग एड्रीनल मेडुला से स्रावित होता है। जब कभी भी हम लोग क्या है, डरते हैं अथवा हमको गुस्सा आता है, तब क्या होता है, इस समय हमारा फियर और एंगर के समय में क्या होता है, हमारा जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट का मतलब होता है हृदय की गति, वो बढ़ जाती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन की दर, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर बहुत ज्यादा हार्ट बीट या रेट ऑफ रेस्पिरेशन हो जाए तो इससे व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इन सभी जो सिम्टम को, लक्षणों को, यह जो यहाँ एड्रीनल ग्लैंड से बनने वाला जो हार्मोन है वो रेगुलेट करता है और हार्ट बीट और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम करेगा, जिससे क्या हो जाते हैं, हम लोग नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इमरजेंसी में बनता है, इसलिए इमरजेंसी हार्मोन भी कहलाता है, जो कि अधिवृक्क या एड्रीनल या इसी का दूसरा नाम सुप्रारीनल ग्लैंड है, यहां से स्रावित होता है। लोकेशन है इसका किडनी के ऊपर। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर में गैफ्रियन फॉलिकल, गैफ्रियन पुटिकाएं कहां स्थित होती हैं, देखिएगा इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है वह महिलाओं के शरीर में अंडाशय या ओवरी, ओवरी में विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह रहता है जिसे बोला जाता है गैफ्रियन फॉलिकल।
तो यह गैफरियन फॉलिकल से स्रावित होने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन है और गैफरियन फॉलिकल कोशिकाएं महिलाओं के ओवरी या अंडाशय में उपस्थित होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्त्रियों या महिलाओं के अंडाशय या ओवरी में यह पाया जाता है। कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटिंग और बेस्ट। इसमें साइंटिस्ट का आपको नाम याद करना है, क्योंकि कृत्रिम इंसुलिन का आविष्कार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायबिटीज दो प्रकार का होता है, एक डायबिटीज है टाइप 1 और दूसरा डायबिटीज है टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का निर्माण ही नहीं होता, और जब इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है तो ग्लूकोज का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, बाहर से इंजेक्शन दिया जाता है। इसका आविष्कार वैज्ञानिक बैटिंग के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल, इसको नोट कर लेंगे। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया गया था। उत्परिवर्तन को म्यूटेशन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। म्यूटेशन का जो सिद्धांत दिया गया था ह्यूगो डी विरीस के द्वारा, क्लियर, ये ह्यूगो डी विरीस के द्वारा क्या किया गया था, इसका सिद्धांत दिया गया था। और ह्यूगो डी विरीस ने बताया था कि समय के साथ अथवा क्या है, कुछ बाह्य रासायनिक पदार्थों के कारण हमारे जो जेनेटिक मटेरियल हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो डीएनए और जीन और क्रोमोसोम्स, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं। तो ये डीएनए, जीन या क्रोमोसोम क्या होते हैं, या तो क्या होंगे स्वतः, कुछ समय के बाद अपने आप इसमें परिवर्तन आता है, इसको सेल्फ म्यूटेशन या कि स्वतः उत्परिवर्तन बोलते हैं, और कुछ क्या रहता है, प्रेरित रहता है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहलाता है, जो कि कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों जैसे कि क्या है, कुछ रेडिएशन जैसे कि गामा रेडिएशन या विकिरण बहुत खतरनाक है, जो कि रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलता है। तो गामा रेडिएशन और कुछ खतरनाक प्रकार के क्या है, रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, डीएनए, क्रोमोसोम अथवा जीन की संरचना में परिवर्तन ला देते हैं, और इसको यह क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या, इसका सिद्धांत डी विरीस के द्वारा दिया गया था। अभी हाल ही के संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो क्या है, कोविड-19 का जो वायरस है उसमें भी लगातार म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, और आप देखते होंगे न्यूज में और पढ़ते भी होंगे कि वो नया नया क्या हो रहा है, वेरिएशन करके अपना म्यूटेंट बनाता जा रहा है। तो ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, उसके प्रकार को भी मैंने आपको क्या है डिटेल में बताया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीना माता व्याधि किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये मीना माता जो बीमारी है, यह बीमारी जापान के समुद्र तटीय शहर, नाम ध्यान रखिएगा, देश है जापान, और जो शहर है उसी शहर के नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया, शहर था मीना माता। और यहाँ पे प्लास्टिक उद्योग जो लगा हुआ था, इस प्लास्टिक उद्योग से जो निकलने वाला है हानिकारक मर्क्यूरी या पारा, ये समुद्र के जल में जाता था। समुद्र के जल में जाने के बाद वह क्या हुआ, समुद्री जीव जैसे कि मछली और झींगा, तो वहां पर ये क्या है, शामिल हो गया उनके शरीर में। और खाद्य श्रृंखला, फूड चेन के द्वारा, चूंकि समुद्र तटीय जो शहर हैं यूजुअली वह क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए जलीय जंतुओं पर ही निर्भर करते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला के द्वारा मनुष्यों के शरीर में आया, और मनुष्यों के शरीर में मर्क्यूरी के कारण बहुत ही गंभीर समस्या, जिसमें क्या है, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के विकार भी सम्मिलित है। तो इससे क्या हुआ, नर्वस सिस्टम की भी क्या है, समस्याएं देखी गई थी, और इसमें बहुत सारे लोगों की बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह आज हमने छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ बेसिक प्रश्नों को हल किया। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।